हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, जिसमें हमारा टारगेट था डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का। उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है क्योंकि आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया है और आपका बायो भी हो गया है, एनवायरनमेंट भी हो गया है। तो 4 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। जिसने नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियो को देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट के। अभी हम क्या कर रहे हैं, मिडवर्ल हिस्ट्री हमारी चल रही है, जिसमें हमने चैप्टर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर 12 को हम देखेंगे, बाबर का आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना। चैप्टर 12 किससे संबंधित है, बाबर के आक्रमण एवं मुगल वंश की स्थापना से संबंधित है। जिसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में लड़ा गया। पानीपत का जो पहला युद्ध था वह किसके बीच में लड़ा गया, बाबर के बीच में और इब्राहिम लोधी के बीच में। 12 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इब्राहिम ने साहस और बहादुरी से युद्ध किया, किंतु बाबर के योग्य सेनापतित्व, श्रेष्ठ युद्ध नीति, तोपखाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई और वह स्थल में मारा गया। इब्राहिम की मृत्यु से लोधी वंश ही समाप्त नहीं हुआ, वरन दिल्ली सल्तनत का इतिहास भी समाप्त हो गया। तो हमने क्या देखा कि बाबर जो है, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वह कब हुआ था, 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था और इब्राहिम के साहस और बहादुरी, इब्राहिम ने क्या किया, साहस और बहादुरी से युद्ध किया, किंतु बाबर की योग्य सेनापतित्व और श्रेष्ठ युद्ध नीति, तोपखाने के कारण इब्राहिम की पराजय हुई। नेक्स्ट क्या है, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो किसने, सैबानी खान ने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बाबर को सर ए पुल के युद्ध में उज्बेक सरदार सैबानी खान ने पराजित किया था। उबैदुल्लाह खां उज्बेक ने 1512 में बाबर को कुल ए मलिक के युद्ध में पराजित किया था। यद्यपि उसने 1504 में काबुल पर विजय प्राप्त करने के पश्चात बाबर ने पहली बार तैमूरी परंपरा के विरुद्ध बादशाह की उपाधि धारण की। इससे पूर्व वह मुर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। वास्तव में दौलत खां की सोच यह थी कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत को लूट कर वापस अपने देश चला जाएगा, जिससे इब्राहिम लोधी की स्थिति कमजोर होगी, जिसका लाभ उठाकर वह अपनी स्थिति मजबूत कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष के द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो कौन सा था, पानीपत का प्रथम युद्ध था। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने 5वें भारतीय आक्रमण पानीपत के युद्ध 21 अप्रैल 1526 में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। यह युद्ध बाबर और अफगान शासक इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। इसमें इब्राहिम लोधी पराजित हुआ और मारा गया। पानीपत के युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, रूमी विधि का प्रयोग किया। उसके तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां नामक 2 योग्य अधिकारियों ने किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध में विजय के बाद बाबर ने काबुल में प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान दिया। उसकी इस उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। मेवाड़ के जिस राजा ने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर को हराया था, वह कौन सा था, राणा सांगा था। बाबर ने 16 मार्च 1527 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया था। खानवा के युद्ध के दौरान बाबर ने शराब ए सभी पात्रों को तुड़वाकर शराब न पीने की कसम खाई और युद्ध में राणा सांगा ने जिहाद का नारा दिया। खानवा युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी मतलब काफिरों के विरुद्ध युद्ध में विजेता का खिताब की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है।
तो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को बुरी तरह से पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था? कौन? मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा, जो बाबर का बहनोई था, को आगरा की गद्दी पर बैठने का प्रयत्न किया, क्योंकि बाबर का प्रधानमंत्री खलीफा निजामुद्दीन अली के विचार में एक शक्तिशाली व्यक्ति के सिंहासन पर बैठने से राज्य के हितों की रक्षा हो सकती थी। मेहंदी ख्वाजा एक अनुभवी और योग्य प्रशासक था। इसके विपरीत हुमायूं में महत्ता के कोई चिन्ह दृष्टिगोचर नहीं हुए थे, किंतु अंतिम क्षण में सफलता हुमायूं को मिली थी। 30 दिसंबर 1530 में वह आगरा के सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने लिखा था कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई है? तो किसने लिखा था? गुलबदन बेगम। बाबर की जो है पुत्री गुलबदन बेगम ने अपनी प्रसिद्ध कृति हुमायूं नामा में इस बात का उल्लेख किया है कि बाबर की मृत्यु षड्यंत्र द्वारा इब्राहिम लोधी की मां के द्वारा विष देने से हुई है। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उसका जन्म 1523 के करीब हुआ था। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो किसने चलाया था? बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। शाहरुख नामक चांदी के सिक्के का प्रचलन बाबर ने काबुल में किया था तथा कांधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। उसके चांदी के सिक्के पर एक तरफ कलमा तथा चारों खलीफाओं का नाम, दूसरी ओर बाबर व उपाधि अंकित थी। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे क्या थे? चंगुताई तुर्क थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक चंगुताई तुर्क थे, बल्कि चंगुताई तुर्क थे, क्योंकि बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज तथा मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार उसने तुर्कों एवं मंगोलों के रक्त का सम्मिश्रण था। बाबर ने जिन नवीन वंश की नींव डाली थी वह तुर्की नस्ल का चंगताई तुर्क वंश था। इस वंश का नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। तो चैप्टर 12 भी हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 13 हम देखेंगे, हुमायूं एवं शेरशाह से संबंधित है। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उनके कालानुक्रम के अनुसार उन्हें व्यवस्थित कीजिए। घाघरा का युद्ध कब हुआ है? 1529 में। हुमायूं का कलिंजर अभियान संबंधित है किससे? 1531 से। चौसा का युद्ध संबंधित है किससे? 1539 से। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में। फिर से हम देखेंगे, घाघरा का युद्ध हुआ है 1529 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। और हुमायूं का जो है कलिंजर अभियान कब का था? 1531 का था। चौसा का युद्ध 1539 में। अकबर का जन्म 1542 में। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम तुलादान प्रथा को अपनाया था? तो कौन सा मुगल शासक था? हुमायूं। किस मुगल शासक ने सबसे पहले जो है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम तुलादान प्रथा को अपनाया था? हुमायूं था। मुगल शासक हुमायूं ने सर्वप्रथम इस प्रथा को अपनाया था। अकबर ने झरोखा दर्शन तुलादान की हिंदू परंपरा का भी निर्वाह किया। औरंगजेब ने 1663 में सती प्रथा तथा झरोखा दर्शन व तुलादान प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, ग्राम प्रशासन में स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत निम्न शासकों में से किस एक ने लागू किया था? तो किसने लागू किया था? शेरशाह सूरी ने। ग्राम प्रशासन में स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत निम्न शासकों में से किस एक ने लागू किया था? शेरशाह सूरी ने। ग्राम प्रशासन में स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत शेरशाह सूरी ने लागू किया था। शेरशाह सूरी का शासन 1540 से 1545 तक का था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। कौन सा है? उस्मान। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। उसके अन्य 3 भाई कमरान, अस्करी, हिंदल। हुमायूं का जन्म मार्च 1508 में काबुल में हुआ था। उसकी माता का नाम माहम बेगम था, जो सिया संप्रदाय की थी। कानून हुमायूनी ख्वाद-मीर की रचना है। मार्च 1533 में उसने यह खिताब लिखना प्रारंभ किया और मई 1534 के बाद पूरा किया। यह ग्रंथ हुमायूं के काल का एक समसामयिक ग्रंथ था। ख्वाद-मीर ने जो घटनाएं बयान की हैं वे स्वयं उसकी आंखों देखी थी। उसने हुमायूं के वसूलों
वसूलों, उसके शासन संबंधी अनुभव और नई नई दरबारों की रस्मों का विस्तार का उल्लेख किया है। उसने हुमायूं को सिकंदर आजम, खुदा का साया जैसी पदवियां दी हैं। वास्तुकला से प्रेरित हुमायूं का स्मारक मकबरा नई दिल्ली के दिन पनाह में स्थित है। गुलाम वंश के समय में यह भूमि किले में हुआ करती थी और नसरुद्दीन के पुत्र तत्कालिक सुल्तान कैकूबाद की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्या है, निम्न सुल्तानों में से किस एक ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की है? तो कौन है? शेरशाह। किसानों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की है। इसमें किसानों को राज्य की तरफ से पट्टे दिए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि आपका जो है बीओ में और यूपी पीसीएस की मेंस में पूछा गया है। हुमायूं एवं शेर खां के मध्य चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1539 में। जून 1539 में बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर हुमायूं तथा शेर खां के मध्य युद्ध हुआ था। इसे ही चौसा का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध हुमायूं की पराजय हुई। इस युद्ध में इस विजय के उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। उल्लेखनीय है कि 17 मई 1540 को शेर खां हुमायूं के बीच बिलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर अफगानों के हाथ में चली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि आपका पूछा गया है यूपी पीसीएस जो है प्री का 2022 के पेपर में। शेर शाह को अपनी वरीयता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो यही क्वेश्चन आपका जो है 2007 में पूछा गया, फिर 2016 में पूछा गया, फिर 2022 में पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित है? मेवाड़। जैता और कुंपा का संबंध मेवाड़ से है। वर्ष 1544 में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी ने जैता और कुंपा की वीरता की सराहना की थी। तत्कालिक समय में मारवाड़ का राजा मालदेव था, जिसके सेना नायक जैता और कुंपा थे। शेरशाह ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अपने साम्राज्य को खो दिया। शेरशाह सूरी अंतिम विजय अभियान 1545 में कलिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो गई। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें शेरशाह विजयी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस मध्यकालिक भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? किसने प्रारंभ की थी? शेरशाह ने। शेरशाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। प्रत्येक किसान को सरकार की ओर से एक पट्टा दिया जाता था, जिसमें उसके जमीन का क्षेत्रफल एवं लगान का जिक्र रहता था। इसके बदले में किसान राज्य को लिखकर एक कबूलियत देता था, जिसके द्वारा वह लगान चुकाने की प्रतिज्ञा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये क्वेश्चन आपका जो है यूपी पीसीएस आरओ मेंस 2021 में भी पूछा गया है। 2021 में जो है एक बार और 2021 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस जो है लेक्चरर के एग्जाम में पूछा गया है 2010 में, 2015, 1993। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो इसमें क्या है, पहला जो है इसके अंतर्गत पॉइंट सही है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध था, बल्कि एक सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्ध था। वास्तव में उसकी प्रसिद्धि का मूल कारण युद्ध विजय से इतर इसके प्रशासनिक व्यवस्था में निहित है। उसने हजरत आला की उपाधि धारण की। वह मध्ययुगीन शासकों में सर्वाधिक उच्च शिक्षित था। कलिंजर युग 1545 के दौरान बारूद गोला फटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसे सासाराम बिहार में दफनाया गया। उसके द्वारा निर्मित पुराना किला, जो कि दिल्ली में है, ही शेर मंडल अष्टकोड़ी 2 मंजिला भवन एवं हुमायूं का पुस्तकालय बना हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे, शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? तो कौन था? बरीद ए मुमालिक। स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन के लिए एक
संगठित गुप्तचर विभाग की नितांत आवश्यकता होती है। शेरशाह ने गुप्तचर विभाग के महत्व को समझकर इसकी व्यवस्था की है और विशेष ध्यान दिया है। बरीद-ए-मुमालिक इसका शीर्ष अधिकारी था। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये की विनिमय दर क्या थी? 64:1। सर्वप्रथम इल्तुतमिश के द्वारा चांदी का टंका जारी किया गया था और तांबे का जो है जीतल जारी किया गया था। शेरशाह सूरी ने सुधार करना प्रारंभ किया। उसने रोटी और टंका में शेरशाह सर्वप्रथम इसने इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए टंके में शेरशाह सूरी ने सुधार करना प्रारंभ किया। उसने खोटी मुद्राओं को प्रचलन से हटा दिया, कम मूल्य के सिक्कों का प्रचलन किया। ऐसे सिक्के में तांबे के दामों की संख्या सबसे अधिक थी। उसने चांदी के रुपयों को ढलवाया, जो 1835 ईस्वी तक प्रचलन में रहा। चांदी के 1 रुपये की कीमत तांबे के 64 दाम के बराबर थी। शेरशाह ने 167 ग्रेन के सोने का सिक्का भी ढलवाए, जिन्हें अशरफी कहा जाता था। आकार प्रकार में उसके सिक्के गोलाकार एवं चौकोर होते थे। उस पर अरबी, फारसी, देवनागरी लिपियों में शेरशाह के नाम खुदे थे। तो आपसे जो ये पूछा जा सकता है कि जो इनके जो सिक्के थे गोलाकार, जो सिक्के का जो स्वरूप उसका कैसा था, वो गोल होते थे अथवा गोल और चौकोर होते थे, और उन पे किस-किस भाषा में इनका शेरशाह के नाम खुदे थे? अरबी, फारसी और देवनागरी लिपियों में इनके नाम खुदे थे। कुछ सिक्कों पर उनके नाम के अतिरिक्त इस्लाम के प्रथम 4 खलीफाओं का नाम भी खुदा था। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित किया था, सही है। अकबर का दाम अनुपात में चांदी के रुपये का 1/40वां भाग था। अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग हुआ है। मूल बाबरनामा फारसी में लिखा गया था, ये आपका गलत है। मूल बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था। यह मुगल बादशाह बाबर की कृति है। इसका फारसी में अनुवाद पायनदा खां, अब्दुल रहीम खाना, अब्दुल तालिब तुरुवती आदि विद्वानों ने किया था। अकबर की इमारतों में लाल पत्थर का भरपूर प्रयोग मिलता है। अकबर का दाम अनुपात में चांदी के रुपये से 1/40वां भाग था। शेरशाह ने चांदी का रुपया प्रचलित कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो वह था हेमू। सूर्यवंशी शासक मोहम्मद आदिल शूर का सेनापति हेमू, जिसने अपने जीवन काल में 24 में से 22 लड़ाइयाँ जीती हैं, मतलब 24 लड़ाई में से कितनी 22 लड़ाई उन्होंने जीती हैं। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम हिंदू शासक था। हेमू ने आगरा, दिल्ली, संभल आदि क्षेत्रों को जीतने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है चैप्टर 14 अकबर से संबंधी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसको हम देखेंगे। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में जिस ग्रंथ का बह-उल-अस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया है, वो कौन सा है? रजत तरंगिणी है। ये क्वेश्चन आपका यूपी PCS जे का 2022 के जो 2022 का एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया है। रजत तरंगिणी इसके अंतर्गत क्या है? मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में कल्हड़ के द्वारा लिखित ग्रंथ रजत तरंगिणी का फारसी में अनुवाद मुल्ला शाह मुहम्मद शाहबादी ने बहर-उल-अस्मार नाम से किया था। अकबर के अनुवाद विभाग की स्थापना फैजे के अनुवाद विभाग के अध्यक्ष अब्दुल रहीम खाना को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अब्दुल फजल ने अनवर-ए-सुहैली के रूप में किया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पंचतंत्र का फारसी में जो अनुवाद किया गया है किसने किया है? तो अब्दुल फजल ने किया है, और किस नाम से किया है? अनवर-ए-सुहैली के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया मार्च 1565 में उठाया था। मार्च 1565 में उठाया था। अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया जो है मार्च 1565 में उठाया था। अकबर ने हिंदुओं पर लगे जजिया मार्च 1564 में उठाया था। अब ये आपसे क्या है? ईयर पूछ रहा है, तो 1564 है।
मध्यकाल में जजिया गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला एक धार्मिक कर था, जिसे मार्च 1564 में अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता का परिचय देते हुए समाप्त कर दिया। जजिया कर को 12 अप्रैल 1679 को औरंगजेब द्वारा पुनः प्रवर्तित किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था हाथों में थी किसके? टोडरमल के। अकबर के शासनकाल में जो राजस्व व्यवस्था थी वह टोडरमल के हाथ में थी। उसी के प्रयास से अकबर ने आईने दहशाला प्रणाली लागू किया था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। हुमायूं के मृत्यु के पश्चात उसने ही अकबर को मुगल शासक बनाया। मान सिंह अकबर के शाही दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे। वो अकबर के सेनापति भी थे। बीरबल भी अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल थे, अकबर के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि एक आदमी को एक ही पत्नी से विवाह करना चाहिए? उसके बांधे होने की स्थिति पर उसे दूसरा विवाह करना चाहिए। किसने कहा था? अकबर ने। महान मुगल सम्राट राजनीति प्रशासन के साथ साथ समाज सुधारक के रूप में भी अग्रणी था। अकबर ने आज्ञा दी थी कि एक व्यक्ति को एक पत्नी से विवाह करना चाहिए, उसके बांध्या होने की स्थिति पर उसे दूसरा विवाह करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? जात एवं सवार श्रेणियों के आधार पर मनसबदारों को वर्गों में विभक्त की जाने वाली संख्या कितनी थी? 3। जात एवं सवार श्रेणियों के आधार पर मनसबदार 3 वर्गों में विभाजित किए गए थे। प्रथम वर्ग 10 से 500 के जात और सवार वाले लोग थे, जिन्हें मनसबदार कहा जाता था। दूसरे वर्ग में 500 से 2500 के जात और सवार वाले लोग थे, जिन्हें अमीर कहा जाता था। तीसरे में 2500 से ऊपर जात और सवार वाले लोग थे, जिसे आमिर ए उम्दा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर के दीन-ए इलाही सफल नहीं रहा क्योंकि अकबर के बाद इसको किसी का संरक्षण नहीं प्रदान था। यद्यपि इसमें विभिन्न धर्मों से अच्छे सिद्धांत ग्रहण किए गए थे, तथापि इसे आम लोगों के सामने सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया। मुसलमान किसी अन्य धर्म को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उपयुक्त सभी। मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही नामक धर्म चलाया, लेकिन यह धर्म सफल नहीं रहा क्योंकि अकबर के पश्चात अन्य मुगल सम्राटों का इसे संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ। आम लोगों के समक्ष इसे सही तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। मुसलमान भी किसी अन्य धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। हिंदुओं में सिर्फ बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानौर स्थान जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है? यह अकबर सम्राट के राज्यारोहण के स्थल के रूप में जाना जाता है। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात पंजाब के करनौल नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को 13 वर्ष 4 महीने की अल्पायु में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। बैरम खां को 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया। आमेर का कछवाहा शासक भारमल और बिहारी मल पहला राजपूत राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की, और 1565 में अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर अकबर की यात्रा के समय राजा भारमल ने उससे अपनी पुत्री हरखाबाई से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे अकबर ने स्वीकार कर लिया। यद्यपि अकबर राजपूत नीति दमन समझौते पर आधारित थी, किंतु मारवाड़ ने अकबर की अधीनता मानने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने अकबर ने स्वयं मारा था? किसे? अधम खां को। अधम खां अकबर की धाई माँ महामंगा का पुत्र था। पर्दा शासन के काल में महामंगा काफ़ी प्रभावशाली हो गई थी तथा इसी कारण अधम खां का प्रभाव भी अधिक था। अतः इसी प्रभाव के अहंकार में अधम खां ने शमशुद्दीन अतका की हत्या कर अकबर के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। अकबर ने इस धृष्टता के कारण अधम को मारकर छत से नीचे फेंकवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? आसफ खान ने। रानी दुर्गावती के विरुद्ध मुगल अभियान का नेतृत्व अकबर के रिश्तेदार आसफ खान ने किया था। 1564 ईस्वी में गढ़कटंगा के युद्ध में मुगलों की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकबर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और उनका क्रम लिखना है।
इसके अंतर्गत अहमदुल्ला खां उज़्बेक के नेतृत्व में 1565 में उज़्बेकों ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। घोड़ों की दाग प्रथा का प्रारंभ 1574 में हुआ था। 1586 में राजा भगवान दास के नेतृत्व में कश्मीर के शासक यूसुफ खां को हराकर कश्मीर को काबुल प्रांत का एक भाग घोषित करके राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो हकीम खान था। हल्दी घाटी का युद्ध 1776 मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहा था, जबकि राणा प्रताप की सेना का नेतृत्व खान सूर नाम का एक अफगान कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन है कि अकबर ने 1601 में फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। कारण है कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में करवाया था। तो कथन सही है, कारण गलत है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण 1601 में सम्राट अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जामा मस्जिद के दक्षिण द्वार पर करवाया था। यह दरवाज़ा 134 फुट ऊंचा था। इसके निर्माण में लाल एवं बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। दरवाजे की महत्वपूर्ण विशेषता इसका मेहराबी मार्ग, इसे अकबर की गुजरात विजय की स्मृति में बनाया गया भी माना जाता है। दरवाजे पर लिखे लेख के माध्यम से अकबर मानव समाज को विश्वास, भाव एवं शक्ति का संदेश देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, दक्कन का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अकबर के द्वारा विजित किया गया था? तो कौन सा? अहमदनगर। दक्कन का अहमदनगर राज्य अकबर के द्वारा 1600 में विजित किया गया था, जिसका शासक बहादुर शाह चांद बीबी इसकी संरक्षिका चांद बीबी संरक्षिका जिसका शासक क्या था? बहादुर शाह था। संधि के फलस्वरूप अकबर को बरार के प्रदेश तथा बहुत सारी भेंट प्राप्त हुई। इसके फलस्वरूप जो है क्या हुआ, अकबर को बरार का प्रदेश मिला तथा बहुत सारी भेंट मिली। इसी युद्ध के दौरान सर्वप्रथम मराठों के संपर्क में आया गोलकुंडा अकबर के समय मुगल साम्राज्य में शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है, अकबर के साम्राज्य में कुल कितने सूबे थे? तो कितने थे? 15। प्रशासन की सुविधा के लिए 1580 में अपने शासन के 14वें वर्ष संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभक्त किया। आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, काबुल, लाहौर, मुल्तान, मालवा। किंतु दक्षिण में विजय के पश्चात खानदेश, बरार, अहमदनगर 3 सूबे ही स्थापित हुए थे। इस प्रकार अकबर के साम्राज्य में सूबों की संख्या 15 थी। नेक्स्ट क्या है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह केवल सेना के अधिकारी होते थे, ये गलत है। मनसबदारों की 33 श्रेणियाँ थी। फिर क्या है, मनसब आनुवंशिक आधार पर प्रदान किए जाते थे। तो ये जो है आपका पहला गलत है और तीसरा गलत है। इसके अंतर्गत मनसब 33 श्रेणियाँ होती थी, सही है। सभी नागरिक सैन्य अधिकारी मनसबदार कहे जाते थे, सही है। जात एवं सवार से मनसबदार की श्रेणी निर्धारित की जाती थी, ये भी फैक्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस आरओ मेंस 2017 में पूछा गया है, 2019 में पूछा जा चुका है प्री में। यूपी पीसीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी व्यवस्था मुगलों की सैन्य व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी, जिसे अन्य मुगल बादशाहों ने भी थोड़े परिवर्तन के साथ जारी किया था। साधारणतः मनसब का अर्थ पद होता था, जो अधिकारियों के पदों के क्रम को निश्चित करता था। इसका प्रयोग वेतन निश्चित करने के लिए भी किया जाता था। अकबर ने अपने समय में 10 से लेकर 12,000 की संख्या तक के मनसब रखे हैं। अबुल फजल ने 33 मनसबा की श्रेणियों का वर्णन किया है। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था व जात व सवार के पदों को प्रारंभ किया है, परंतु जात एवं सवार की श्रेणियों का निर्धारण होता है। सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता। जात किसी मनसबदार का व्यक्तिगत दर्जा था, जबकि सवार से पता चलता है कि मनसबदार को कितनी संख्या में हाथी, घोड़े तथा सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी की आवश्यकता है। मनसब फारसी भाषा का शब्द है, जिसका
अर्थ पद होता है। इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया माना जाता है। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी की व्यवस्था को आरंभ किया। मनसबदार वंशानुगत नहीं होते थे, बल्कि समय समय पर उनका स्थानांतरण किया जा सकता था। उन्हें मनसब के पद से मुक्त किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही क्रम लिखें। इसके अंतर्गत पहला क्या है, जजिया की समाप्ति, फिर है घोड़ों को जो है दागना, प्रांतों का गठन, मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन। मुगल बादशाह अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जजिया राज्य में रहने वाले गैर मुसलमान प्रजा से लिया जाने वाला कर था। घोड़ा दागने की प्रथा 1574 ईस्वी में प्रारंभ की गई, जिससे घोड़े की पहचान की जा सके। 1580 ईस्वी में अकबर के प्रांतों का गठन किया गया। मुगल साम्राज्य की 12 सूबों में बांटा गया। अकबर के शासन के दौरान 1593 में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का संदर्भ प्राप्त होता है। यह कोई पदवी या पद संख्या नहीं थी। इसे मुगल प्रशासनिक सेवा अनुक्रम में किसी व्यक्ति या अमीर की स्थिति का बोध होता था। इस प्रकार मनसब का अर्थ पद या श्रेणी था। यह एक दुरूह प्रणाली थी। तो आज जो है ये क्लास को यहीं पे जो है समाप्त करते हैं, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा है। इसके आगे की क्लास जो है, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली क्लास में लेके आएंगे। आप लोगों को हमारी जो सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट के जो है 4 वीडियो रहते हैं। आप चारों को देखेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जितनी वीडियो आपकी पहले हो चुकी हैं प्रीवियस में, वो भी आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपका ज्योग्राफी भी हमने कंप्लीट करवा दी है, इंडियन ज्योग्राफी, बायो, और आपका एंशिएंट हिस्ट्री भी हो गया, एनवायरनमेंट भी हो गया है। तो आपके जो है 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग जिसने नहीं देखा है उसको जाके देख सकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविष्या के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।